नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही मशहूर मिठाई की रेसिपी घेवर। ये मिठाई बनती तो बहुत ही कम सामान के साथ है, लेकिन इसे बनाने का तरीका काफ़ी अलग है, इसीलिए ये थोड़ी सी टफ या फिर ट्रिकी लग सकती है। लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको बहुत ही आसानी से इसे घर पे तैयार करने का तरीका बताऊंगी। मैं इस रेसिपी में आपको आज मलाईदार रबड़ी भी बनाना सिखाऊंगी, ताकि आप सब कुछ शुरू से घर पे बना सको और आप इसे रक्षाबंधन में, तीज में, जिस भी फेस्टिवल में बनाना चाहो तब बना सकते हो, या फिर कभी और भी बना सकते हो। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाले हैं, और मैं इसका मेन मुद्दा बताऊं, मैंने इसे आटे से बनाया है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। जी हाँ, मैंने ये रेसिपी आटे से बनाई है, तो मैं आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ और आपको सब कुछ अच्छे से मानना होगा, तभी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगी। अगर आप चाहो तो आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया है घी, आपको दिख ही रहा होगा, और उसमें मैंने आइस के क्यूब्स डाले, बर्फ के कुछ टुकड़े। अगर आप चाहो तो एक कटोरी में बर्फ को जमा कर भी ना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि एक बड़ा सा परफेक्ट सा क्यूब मिल जाए आपको। मैंने तो नॉर्मल आइस के क्यूब्स लिए थे, और यहाँ पे बस आपको ना इसे घी में डालकर, पिघले हुए घी में डालकर, और इस तरीके से गोल 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 अपने हाथों से घुमाते जाना है। और ये घी ना बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथों को महसूस हो रहा हो कि घी स्मूथ हो गया है, मतलब बिल्कुल चिकना हो गया है, उसमें कोई भी दाने नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे से फेंटने के बाद ना, जब घी का टेक्सचर अच्छे से चेंज हो चुका था, तो मैंने बर्फ के क्यूब्स को बाहर निकाल दिया। बर्फ में बिल्कुल भी घी नहीं चिपकता, बिल्कुल साफ सुथरी बर्फ बाहर आ जाती है। और एक्स्ट्रा अगर पानी हो तो आप एक बार बोल को ज़रूर पलट कर चेक कर लेना। मेरे वाले में नहीं बचा था पानी, तो कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वही, मतलब आइस और पानी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए आपके इस घी वाले मिक्सचर में। घी से बर्फ को, पानी को अलग करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से फेंट लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा फेंटना है बर्फ को निकालने के बाद। अब यहाँ पे घी बिल्कुल चिकना हो चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया ठंडा ठंडा दूध। ये नॉर्मल फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है। अच्छे से अब हमें क्या करना है ना, सारी चीज़ों को बस बीच में ले आना है। ये दूध और मक्खन तो अभी मिक्स नहीं होने वाला, क्योंकि दूध भी ठंडा है और ये फैट ना जम जाता है बेसिकली। तो आपको बस यहाँ पे अच्छे से बीच में सारी चीज़ों को ले आना है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया है आटा, ठीक है। ये नॉर्मल आटा है जिससे हम घर पे रोटी बनाते हैं, डेली खाते हैं जिसे। तो पहले आप थोड़ा सा आटा डालोगे, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी बचा आटा डालोगे। एक बारी में ही आपको सारे आटे को ऐड नहीं करना है। जैसे आप दूसरे बैच को डालोगे ना, उसके बाद आपको ना ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना। आपको मिक्स तब करना है जब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना शुरू कर दोगे। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कितना पानी ऐड करना है, और धीरे धीरे हाथ की सहायता से इस तरीके से आप ना इसे मिलाते जाओगे। और पानी भी बिल्कुल ठंडा है, ये मैं बता दूं, सारी चीज़ें ठंडी हैं, दूध, पानी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मिलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे विस्कर से मिला लूँ। आराम से आप इसे विस्कर से मिला सकते हो। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो प्लीज़ आप हाथ से ही मिलाते जाना। उसके बाद आप जब अच्छे से इसे गोल गोल घुमाते जाओगे, तो आप देखोगे इसके काफ़ी दाने ख़त्म हो चुके हैं और ये काफ़ी स्मूथ हो गया है। और आप देख रहे होगे कि बीच बीच में मैंने इसमें पानी ऐड करना छोड़ा नहीं था, मैं इसमें पानी ऐड करते हुए इसे मिलाते जा रही थी। बेसिकली आइडिया ये है कि आपको पूरा पानी एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे डालते हुए इसे घोलना है, ताकि लम्प्स ना पड़े। आप चाहे मैदे से बनाओ या आटे से बनाओ, ये प्रोसेस सेम होगा। मतलब लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए, गांठें नहीं पड़नी चाहिए। वैसे हम इस मिक्सचर को छानने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बड़ी बड़ी गांठें अगर पड़ जाएंगी तो आपका काफ़ी सामान, इंग्रेडिएंट्स बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और धीरे धीरे ही पानी ऐड करना है, वो भी ठंडा। अब यहाँ पे ये मिक्सचर अच्छे से बहुत मिल चुका था, तो मैंने यहाँ पे इसे एक छन्नी की सहायता से एक बोल में अच्छे से छान लिया है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जब मैंने इसे छाना तो ऑब्वियसली, क्योंकि ये आटा है तो ये चक्की का नॉर्मल आटा है ना, तो इसमें से कुछ चीज़ें निकली हैं। आप मैदे से भी बनाओगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत छोटी छोटी गांठी वाली इस तरीके की दाने की चीज़ें बाहर आ जाए,
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको छानना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिक्सचर को ज़रूर छानें, आप आटे से बनाओ या मैदे से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मैंने जो नीचे मात्रा दी है पानी की ना, वही टोटल पानी है जितना मैंने इसमें ऐड करा है। मैंने लास्ट में मतलब छानने के बाद जो पानी ऐड करा है ना, वो टोटल इसमें लग गया था, क्योंकि छानने के बाद मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि ये गाढ़ा है, तो मैंने वो लास्ट वाला पानी भी ऐड कर दिया। एक्चुअली मैं पानी धीरे धीरे ऐड कर रही थी, तो वो थोड़ा सा बच गया था, वही मैंने यहाँ पे ऐड करा है। और आप सारी मात्राओं को अगर सही सही तरीके से फॉलो करो तो आपका बैटर बिल्कुल सही बनेगा। अब इस बैटर को ना ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो हम इसे अभी फ्रिज में डाल देंगे, क्योंकि हमें अभी बाकी की कुछ तैयारियां करनी है। तो जब तक फ्रिज में हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ चीनी पानी को अच्छे तरीके से घोलना है, और जो मात्रा मैंने बताई है ना, उसी से आप बनाओगे। थोड़ी सी चिपचिपी होगी चाशनी, बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं होगी। अगर बहुत पतली होगी तो आपका घेवर ना बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाएगा जब आप इसे डालोगे घेवर के ऊपर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाशनी को चिपचिपी रखो। अब यहाँ पे आपने जैसे देखा कि मैंने यहाँ पे अच्छे से चीनी और पानी को घोल लिया पहले, और इसमें ऐड कर दिया केसर, इलायची फ्लेवरिंग के लिए, और ये चाशनी ना बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा आप इसे पका लोगे ताकि ये चिपचिपी हो जाए, ठीक है। जब आपको ये फील हो जाए कि हाँ ये प्रॉपर चिपचिपी हो गई है, ये बहुत पतली नहीं है, बस इसी कंसिस्टेंसी पे आपको इसे कर देना है साइड, ताकि हम इसे कर सके ठंडा। हमें चाशनी बिल्कुल ठंडी चाहिए होगी जब उसे हमें घेवर के ऊपर डालना है। आप चाहो तो इसे पलट कर फ्रिज में भी रख सकते हो ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी रबड़ी। मैं यहाँ पे आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आपको ना अपने पैन या किसी भी बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और फिर चूल्हे को बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें केसर के कुछ धागे डालेंगे, हल्का सा इसे चला लेंगे, और फिर हम इसे हल्का सा कूट कर निकाल लेंगे एक कटोरी में। कटोरी में फिर आप डालोगे नॉर्मल दूध, ठीक है, गर्म या फिर ठंडा कोई भी चलेगा, या रूम टेम्परेचर भी चलेगा, और इसे रख देंगे साइड। आप अभी देख सकते हो इसका कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक आपके साथ शेयर करी है ताकि आपकी रबड़ी में बिल्कुल परफेक्ट कलर आए। तो रबड़ी के लिए सबसे पहले पैन में आप ऐड कर लोगे दूध, और प्लीज़ बर्तन में दूध को ऐड करने के बाद चूल्हे को ऑन करें आप। अगर आपने पहले ही करके दूध को डाला ना, तो वो नीचे लग जाएगा और फिर आपकी रबड़ी में जला हुआ टेस्ट आ जाएगा। तो बर्तन में पहले आप दूध ऐड करें, उसके बाद ही चूल्हे को ऑन करें, और यहाँ पे अच्छे से अब हमें इसे पकाना है ताकि ये रिड्यूस हो जाए। तो हल्का सा जब दूध गर्म होता है ना, तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करा है ताकि ये थोड़ा सा थिकनेस मेंटेन करे और घेवर पे अच्छे तरीके से टिका रहे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करा था, और ये हल्का गर्म है तभी। अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म होने पे इसमें मिल्क पाउडर डाला ना, इसमें लम्प्स पड़ जाएंगे जो कि हम नहीं चाहते, गांठें पड़ जाएंगी। तो इसलिए एकदम हल्का सा गर्म जैसे ही दूध हो, आपको मिल्क पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और उबाला आने का वेट करना है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ठीक है। चीनी मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि हमें चाशनी भी ऐड करनी है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठी भी ना हो, और चाशनी तो ऑब्वियसली उसे हम कम मीठा नहीं बना सकते, इसलिए रबड़ी को हम थोड़ा कम मीठा रखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें उफान उठ रहा है और थोड़े बहुत मलाई के इस तरीके से बलून जैसे परत आ रही है। तो इसे ना आपको इसी तरीके से इसी दूध में मिला देना है, ठीक है। आप चाहो तो लोहे की कढ़ाई में भी इसे काफ़ी देर तक बना सकते हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो मैं पैन में ही बनाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने केसर को ऐड कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में ही सोक करके रख लिया था। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कर देना है आपको मिक्स, और थोड़ा सा हमें इसे थिक होने देना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें ना उबाल आने के बाद ना इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था ताकि इसमें बहुत ही टेस्टी सा यमी सा फ्लेवर आए उसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है जो हमने शुरू में डाला था उस क्वांटिटी से। तो यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से अभी हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, और मैं आपको लास्ट में कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी कि आपको कहाँ पे इसे बंद करना है। ये रही वो कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो बिल्कुल 1/4 हो गया है दूध लगभग, ठीक है, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसी कंसिस्टेंसी पे हमें ना इसे कर देना है बंद, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें इतना फ्लो तो ज़रूर ही रखोगे। आप देख सकते हो किस तरीके से ये पैन से बिल्कुल आराम से जा चुका, 1
बर्तन में, ठीक है। इसी कंसिस्टेंसी पे आपको इसे रख देना है फ्रिज में और आप थोड़ी देर में ही देखोगे आपकी रबड़ी बिल्कुल सेट होकर निकलेगी। अब यहाँ पे घेवर को तलने के लिए ना मैं कर रही हूँ तेल को गर्म। आप जो भी कढ़ाई लोगे, मैं पहले ही बता दूं, उसकी हालत थोड़ी ख़राब होने वाली है क्योंकि तलना काफ़ी देर तक होता है, तेल की क्वांटिटी को भी मेंटेन करना होता है और आँच को भी। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप कौन सा बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हो। अभी तो ये कढ़ाई अच्छी लग रही है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही थी। अब यहाँ पे मेरे पास एक 4 इंच का साँचा था, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे एक शेप के घेवर मिल सके। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप नॉर्मल जो छोटे वाला दूध का पतीला होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें प्रॉपर्ली पूरा तेल आप भर दो और डायरेक्टली उसमें आपको घेवर को जैसे मैं बताऊँगी वैसे तलते जाना है, ठीक है? अब मान के चलो कि ये 4 इंच का जो साँचा है, वही आपका पतीला है और पूरे तरीके से उसमें घी होना चाहिए या तेल होना चाहिए। मैंने एक्चुअली तेल में ना 1 चम्मच घी डाला है, आपको दिखा होगा। मैं तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ और उसमें मैं घी 1 चम्मच डाल लेती हूँ ताकि घी का टेस्ट ज़रूर आ जाए। एक्चुअली होता ये है, घी जम जाता है कभी कभार अगर आप इसे फ्रिज में कभी स्टोर करो, इसलिए मुझे तेल का ही इस्तेमाल करना पसंद है। अभी यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए ना आँच को मध्यम रखा है। उसका भी एक कारण है, मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पे बैटर हमारा बिल्कुल ना ठंडा तो था ही, लेकिन हमें इसे ठंडा रखना भी है। तो इसलिए मैंने एक पतीले में पहले डाली बर्फ़ और फिर मैंने उसमें थोड़ा नमक ऐड कर दिया। नमक डालने से बर्फ़ जल्दी पिघले ही नहीं और फिर मैंने उसमें और ठंडा पानी भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा, ताकि जो सतह है ना इस बोल की, वो बिल्कुल ठंडी रहे और उसकी वजह से हमारा बैटर भी बिल्कुल ठंडा रहे। ज़्यादा पानी आपको नीचे वाले पतीले में ऐड नहीं करना है, नहीं तो जब आप ऊपर वाला बोल डालोगे ना तो आपका पानी इसमें आ जाएगा। तो बहुत कम पानी के साथ ही आप रखना अपने बैटर के बोल को। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूँ, जब भी आप बैटर को अपने डब्बों में ले रहे हो, कच्ची में ले रहे हो, तो आप बहुत ज़रूरी है कि आप इसे बहुत कम मात्रा में लो और दूसरी चीज़ कि आप इसे हमेशा चला कर लो, ठीक है? आप मैदे से बनाओ या आटे से बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमेशा इसे चला कर ही यूज़ करोगे, ठीक है? मतलब तेल में डालोगे। आपको यहाँ दिखेगा मैं इसे किस तरीके से छान रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको आँच को रखना है मध्यम। यहाँ पे जो मैंने कढ़ाई ली है उसका तला बहुत मोटा नहीं है, मीडियम कह सकते हो आप कि मीडियम थिकनेस है इसकी। तो मैंने इसमें आंच को मध्यम रखा है। अगर आपकी मोटे तले की कढ़ाई है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो आंच को, लेकिन फुल तेज पे आपको नहीं तलना और बहुत धीमी आंच पे तो बिल्कुल ही नहीं तलना। तेल काफ़ी गर्म होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम ही रहेगा। आपकी कढ़ाई की थिकनेस पे डिपेंड करता है, मतलब मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर मोटे तले की कढ़ाई है तो आंच थोड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर मीडियम और पतली कढ़ाई है तो वो नीचे की तरफ ही रहेगी, मध्यम की तरफ। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैं बैटर को हमेशा पहली चीज़ कि चला कर ले रही हूँ और बहुत ही कम मात्रा में ले रही हूँ। और आप कम मात्रा में लोगे तो आप इसमें कम डालोगे भी, और जैसे ही आप इसे डालते हो ना तो बहुत ही उफान उठता है तेल का और फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही वो शांत होता है ना, तब हमें दूसरी बार बैटर को फिर से डालना है। फिर आप देखोगे दोबारा उफान उठेगा, फिर आपको बैटर को डालना है जब उफान धीमा हो जाए, मतलब वो बुलबुले हैं ना तेल के, वो नीचे बैठे, तभी आप हमेशा बैटर को डालोगे। ये नहीं कि आपने बैटर डाला, उफान उठा और दोबारा बैटर डाल दिया, नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना हमें इसे। वैसे तेल जितना गर्म होता है ना, तो ये उफान उठने और उसके शांत होने में बहुत ही कम समय लगता है, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं। तो इसलिए बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको ये काम करना है। और बैटर को आप हमेशा सेंटर में ही डालोगे, मतलब बीचों बीच ही डालोगे और ऊपर से ही डालोगे। बैटर को बीच में डालना, बैटर को बहुत ही कम मात्रा में डालना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कड़छी को काफ़ी ऊपर रखकर बैटर को गिराना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी आपके परफेक्ट घेवर बन पाएंगे। आप चाहे आटे से बनाओ या मैदे से बनाओ, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं करा तो आपके घेवर ख़राब हो सकते हैं। इस तरीके से जब आप 4 से 5 बार बैटर डाल देते हो ना, तो सेंटर में भी जाली बनने लगती है। तो मैंने बीच में उसे चाकू से ना थोड़ा सा साइड किया था, मतलब बस आपको चाकू को हल्का सा गोल गोल घुमाना है ताकि वो बीच में जो होल होता है वो बन सके और फिर से आप बैटर को डाल सको। 4 से 5 बार जब आप बैटर डाल चुके होते हो ना, उसके बाद आपको ये चीज़ 1 से 2 बार करते रहनी पड़ेगी। 1 से 2 बार जब भी मतलब आप बैटर डालोगे, उसके बाद आपको चाकू से इस तरीके से गोल गोल ना यहाँ पे जगह तो बनानी पड़ेगी बैटर को
डालने के लिए। अब यहाँ पे ये सारे काम करते करते हमारा घेवर बिल्कुल रेडी हो गया था। उसने साइड्स को छोड़ दिया था और नीचे काफ़ी अच्छा कलर आ चुका था। तो मैंने चाकू से ही ना बहुत ही हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करा घेवर को, ताकि जो ऊपर की सतह थोड़ी सी सफ़ेद दिख रही है ना, वो तुरंत से अपना परफेक्ट सा कलर ले ले और नीचे के कलर से भी मैच करे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बस चंद सेकंड्स में, मतलब 2-3 सेकंड में ही ना ऊपर की सतह भी बिल्कुल अच्छे से पक जाती है और ये हमारा पहला घेवर बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो इसे निकालने के लिए, वैसे तो बस वो कुछ इस तरीके की हो जैसे मैंने मथनी के हैंडल का इस्तेमाल करा है। आप बेलन का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी लकड़ी का होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके बिल्कुल अपना परफेक्ट घेवर इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। घेवर को बाहर निकालने के बाद ना आप किसी छन्नी जैसी ही चीज़ पे रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा तेल या घी जो भी आप कहो वो होता है, तो वो पूरा का पूरा ड्रिप कर सके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे किसी छन्नी जैसी चीज़ पे रखो। अगर आपने इसे टिश्यू पेपर पे रखा तो ये सॉगी भी हो सकता है, इसलिए छन्नी जैसी चीज़ परफेक्ट होती है तेल को हटाने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दूसरे बैच को तलना शुरू कर दिया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको बैटर की मात्रा का ध्यान रखना है और हमेशा बैटर को चलाकर अपनी करछी में लेना है, बहुत ही थोड़ी मात्रा में, और ऊपर से डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर से मैंने जब 2-3 बार बैटर डाल लिया अच्छे से, फिर मैंने इसमें चाकू से सारे बैटर को थोड़ा सा साइड करा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही साइड करना, आपको एक छोटा सा सर्कल बनाना है। फिर से आपको बैटर को उसी तरीके से डालते जाना है और यहाँ पे ऐसे ही धीरे धीरे ये भी तैयार हो जाएगा। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि तेल का लेवल हमेशा मेंटेन्ड हो। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारा तेल एक घेवर बनाने में ही यूज़ हो चुका है और वो लाइन दिख रही है, और मैं इसीलिए कह रही थी कि आप किसी ऐसी कढ़ाई का इस्तेमाल करना जिसकी हालत ख़राब होने में आपका रोना ना निकले। अब क्या कर सकते हैं, तेल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आँच का ध्यान रखना भी तो ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसी तरीके से दूसरा घेवर भी लगभग तैयार हो चुका है। तो मैंने मथनी की सहायता से इसमें होल कर दिया जैसे मैंने चाकू से करा था, और ये भी बहुत ही आराम से बाहर आ चुका। बहुत ही आराम से आप हमेशा घेवर को निकालोगे, नहीं तो ये एक साइड से टूट सकता है बहुत ही जल्दी, बहुत नाजुक होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे हैंडल बहुत डेलिकेटली करो। आपका हाथ बहुत हल्का होना चाहिए जब आप घेवर को हैंडल कर रहे हो। अब 3 घेवर तक तो मेरे तेल का लेवल बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन चौथे घेवर पे ना ये तेल का लेवल कम पड़ने लग गया था, तो मैंने दोबारा तेल वगैरह डाला था और सारे घेवर को रेडी करा था। ऑब्वियसली ये प्रोसीजर मैं अब हमेशा तो आपको दिखाते नहीं रह सकते, आप बोर हो जाओगे इसे देख देख के। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आ गया हो और आप सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करो, और मैंने इसीलिए लिस्ट भी बना दी है ताकि आपको याद रहे कि किन किन चीज़ों का इसे छानने वक्त आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे घेवर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। किसी के होल थोड़े छोटे बड़े हो भी तो कोई बात नहीं, आप घर पे बना रहे हो तो ये तो चलता है ना। तो यहाँ पे रबड़ी भी हमारी सेट हो गई है। आप देख सकते हो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाला और ये कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की रबड़ी होनी चाहिए, और इसे हम रखते हैं साइड ताकि हम कर सके घेवर को असेंबल। तो यहाँ पे ले लिया मैंने घेवर का बेस, और फिर मैंने इसके ऊपर डाली है हमारी चाशनी जो हमने शुरू में ही बनाकर ठंडी कर ली थी, और फिर मैंने इस पर डाल दी है रबड़ी। आप सारी चीज़ों का बैलेंस ज़रूर मेंटेन कर लेना। रबड़ी डालने के बाद आप अपनी मनपसंद टॉपिंग्स डाल सकते हो। मेरे पास चांदी का वर्क भी था तो मैंने डाला है, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप घेवर को बस चाशनी और रबड़ी इन दोनों चीज़ों को डालकर भी सर्व कर सकते हो, और मन हो तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के कटिंग्स। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ अपने अनुभव से कि जो ये घेवर का बेस होता है ना, इसको आप बनाकर रख दो 2 से 3 घंटे के लिए छन्नी पे ही, ताकि इसका सारा तेल या घी जिसमें भी आपने बनाया है वो ड्रिप हो सके। बहुत टाइम लगता है उसे ड्रिप होने में, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जाली होती है, उसमें वो फंसा रह जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपका जो घेवर है ना, अगर आपने उसे बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना के प्लेट पे इस तरीके से असेंबल करके और सर्व कर दिया, तो आपको उसमें सिर्फ घी या तेल का ही
ही टेस्ट आना शुरू हो जाएगा और काफ़ी तेल ना आपकी प्लेट पे नीचे बैठ जाएगा और फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करने वाला इसे खाने का। घेवर के बेस को तो आप एक डब्बे में स्टोर भी करके रख सकते हो, लेकिन जब भी आप इसे बनाओ उसके तुरंत बाद मतलब 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, उससे ज्यादा भी अगर आप छोड़ो तो और भी अच्छी बात है, ताकि इसका सारा तेल ड्रिप हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही मैंने घेवर को थोड़ा खड़ा कर करके रखा था, मतलब स्ट्रेट रखा था, ताकि सारा तेल अच्छे से गिर सके। आप उसे फ्लैट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका तेल गिरना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता चलेगा जब आप इसे बनाओगे कि कितना सारा तेल इसमें से छानने के बाद निकलता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे ताज़ा सर्व नहीं कर सकते, मतलब गर्मा गर्म निकाल के तुरंत आपने इसे असेंबल करके किसी को भी सर्व करा तो वो कभी आपके यहाँ घेवर नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारा तेल या घी रिलीज होने लगेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। बाकी ये रेसिपी ना यहाँ ख़त्म होती है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर पूछना या फिर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर आपके पास घर पे ही तैयार मिलेगा, वो भी आटे का। और मैदे का बनाओ तो मैदे का ही सही, लेकिन रेसिपी तो सेम रहने वाली है। ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।